Namaskar, friends. How are you? Welcome to Grahalakshmi show this Friday evening. A little connectivity issue back with you. And how are you? आज की चर्चा का विषय है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि गर्भावस्था में हुई या गर्भावस्था से पूर्व पहले ही चल रही थी और गर्भावस्था में उस डायबिटीज का क्या प्रभाव हुआ। आपको तो पता ही है कि भारतवासी जो हैं वो बहुत से डायबिटिक हैं। आज भारत देश को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। 20% के करीब जो भारतीय लोग हैं उन लोगों को मधुमेह की बीमारी है। कई स्त्रियों को, महिलाओं को डायबिटीज मधुमेह की बीमारी पता ही पहली बार गर्भावस्था में होती है जब उनकी जांच कराई जाती है। किंतु ये पता लगाना अत्यंत ही आवश्यक है कि गर्भावस्था के दौरान ये डायबिटीज हुई थी या गर्भावस्था से पूर्व हुई थी। देखिए ना, कहना तो बड़ा आसान है, जेस्टेशनल डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है। पर क्या डायबिटीज पहले से हुई थी जो कि गर्भावस्था में हमें पहली बार पता चली है, या गर्भावस्था में डायबिटीज थी, हमें पता ही नहीं थी, हल्की फुल्की थी, जांच करी तो पता चली और प्रेगनेंसी के प्रेशर और प्रभाव की वजह से ये बढ़ गई। इंसुलिन की वजह से डायबिटीज होती है, उसकी कमी की वजह से। कई लोगों को तो बचपने से या फिर जवानी में, जिसे मैच्योरिटी ऑनसेट बोलते हैं, डायबिटीज हो जाती है। बचपने में जो डायबिटीज होती है या जो यौवन अवस्था में होती है, आम तौर पे वो जो डायबिटीज होती है उसमें शरीर वाकई में इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बना रहा होता है, इसलिए इंसुलिन के ही इंजेक्शन उनको दिए जाते हैं और दवा, टैबलेट, कैप्सूल काम नहीं करती। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन का काम है शुगर की मात्रा को कम करना और शरीर में उस शुगर का इस्तेमाल करना। अगर शुगर बढ़ जाती है तो डायबिटीज बोलते हैं। तो अगर इंसुलिन सही मात्रा में बन रही है तो क्या बात है कि हमारा शरीर उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये इसलिए है कि हमारे शरीर पे कोई इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं जिसपे जाके इंसुलिन ने चिपकना है और वो इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट हो गए हैं, यानी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता जब इंसुलिन जाके उस पे चिपकती है, क्योंकि वो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, वो उसके अस्तित्व को मानते ही नहीं है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कारण होता है आमतौर पे बढ़ती हुई उम्र में डायबिटीज होने का। पर यदि आप मोटे हैं या मोटापा बढ़ता जा रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के संभावना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। शुरू में तो एक्सरसाइज करके, वजन घटा के, जो आप खा रही हैं उस पे तालमेल रख के, डायबिटिक डाइट खा के, डाइट पे कंट्रोल करके, डाइट को नियमित करके डायबिटीज थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। बहुतों का तो इसी से काम चल जाता है। कई बार गोलियां भी उसमें डालनी पड़ती हैं और मरीज गोली भी खाता है। कई बार गोली के साथ में थोड़ा इंसुलिन डालना पड़ता है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है और गोली के नियम के अनुसार रिस्पॉन्ड नहीं करती और वो जितनी ज्यादा डायबिटीज गतिशील होती जाती है उतनी ज्यादा हमारे शरीर को वो संक्रमित करती है। तो फिर कई बार केवल इंसुलिन ही इसका इलाज हो जाता है। इतनी भूमिका मैंने क्यों दी? मैंने इसलिए दी ताकि आप इस बात को समझ सकें कि गर्भावस्था में जो डायबिटीज है, यदि हमें शुगर के टेस्ट करने पर 5वें महीने से पहले यानी 20 हफ्ते से पहले शुगर की जांचें करने पर डायबिटीज पता चलती है, तो यकीनन वो डायबिटीज गर्भावस्था की वजह से नहीं आई है। वो डायबिटीज या तो छुपी हुई पड़ी थी, या आपने जांच नहीं कराई, या वो पहले से ही थी और आपको पहले से मालूम था। अगर आपको डायबिटीज है
था या अब पता चला है? तो सबसे पहले आप गर्भवती हैं, तो अब मैं आपको कहूंगी कि वजन घटाओ। ये क्या बोला आपने? हम वजन को घटाने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं वजन को संतुलन में रखिए, जरूरत से ज्यादा वजन मत बढ़ाइए, डाइटिशियन के पास जाइए। ज्यादा वजन बढ़ने से आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और आपकी शुगर बढ़ती जाएगी। कि हम लोगों को जो भी हमारी डाइट है उसमें बदलाव लाना होगा, डायबिटिक डाइट करनी होगी। डायबिटिक डाइट का मतलब होता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट रिच खाना नहीं खाना है, शुगर रिच खाना नहीं खाना है, और हो सके तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स नहीं खानी है, यानी कि चावल, आलू, शक्करकंदी, ऐसे मीठे फलाहार, आप मान लीजिए पेठा, सीताफल, ये न खाएं, खाएं तो कम खाएं, चीनी तो बिल्कुल ही ना खाएं, हो सके तो गुड़, शहद, चीनी, इन सब की मात्रा भी कम करें। जो फल खा रहे हैं उसमें अंगूर, चीकू, आम जैसे फलों की मात्रा को कम करें। ये डायबिटिक डाइट है। और कैलोरीज कितनी आपने मेंटेन करनी है, तो आमतौर पे 1800 किलो कैलोरी की डायबिटिक डाइट डाइटिशियन बनाते हैं। डायबिटीज में शुगर का ही बदलाव नहीं लाते, बल्कि आपकी किडनीज को भी अफेक्ट करती हैं, इसलिए किडनी के टेस्ट भी कराए जाते हैं, ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, साथ में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी कराई जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी कराई जाती है, आंखों की जांचें भी कराई जाती हैं, क्योंकि आंखों पर भी डायबिटीज का फर्क पड़ता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक होती है, जो आंख के पीछे का पर्दा होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जो शुरू में तो शुगर की कितनी मात्रा बढ़ी है और कितनी इंसुलिन या कितनी दवा देनी है, उसके लिए कई बार दिन में 7 बार, तो कई बार दिन में 5 बार, तो कई बार दिन में 3 बार टेस्ट करने पड़ते हैं। अगर 7 बार की बात करें तो सुबह उठते खाली पेट, फिर नाश्ते के बाद, दिन के खाने से पहले, फिर दिन के खाने के बाद, फिर रात के खाने से पहले और रात के खाने के बाद, और रात को 2 या 3 बजे। जब हम खाने के बाद का टाइम बोलते हैं तो कई लोग खाने के 1 घंटे बाद का लेते हैं वैल्यू, और कई लोग 2 घंटे बाद। आमतौर पे प्रेगनेंसी में 1 घंटे बाद की वैल्यू ली जाती है और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 2 घंटे बाद की ली जाती है। इस तरह से डॉक्टर अलग अलग प्रक्रिया देते हैं। कई कहते हैं कि हमको केवल हफ्ते में 1 बार करना है, कई कहते हैं हफ्ते में 2 बार करना है, और कई ऑल्टरनेट डे कराते हैं। ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी शुगर की वैल्यूज कितनी बढ़ रही है। ये तो हुई शुगर मॉनिटरिंग। इंसुलिन पर अगर आपको डालते हैं तो वो ज्यादा सेफ और ज्यादा बेहतर नियमित आपके मधुमेह की, शुगर, चीनी की लेवल्स को करता है। इंसुलिन घबराने की बात नहीं है, इंसुलिन डायरेक्ट सही जगह पर इफेक्ट करता है। सबसे सेफ, सबसे वेल कंट्रोल्ड तरीका और मोडालिटी इसी को ही माना गया है। इसके बाद हम आते हैं इस बात पर कि अगर किसी को डायबिटीज होती है तो गर्भावस्था के दौरान मरीज को जितनी जांचें करानी है उसके सिवा और कौन सी जांचें करानी है। तो पहली बात यह है कि डायबिटीज गर्भावस्था में, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाती है। दूसरी बात, क्योंकि डायबिटीज है तो साथ में ब्लड प्रेशर की भी कई लोगों को तकलीफ हो जाती है। यदि हम केवल डायबिटीज की बात करें तो शुगर की जो मात्रा है अनियमित होना बढ़ती जाती है, यानी शुगर बढ़ते जाते हैं और दवा और इंसुलिन की भी जरूरत बढ़ती जाती है। जो माँ होती है इस कारण उसको शुगर के टेस्ट ज्यादा कराने पड़ते हैं, किडनी के, यूरिन के टेस्ट ज्यादा कराने पड़ते हैं। शुगर की वजह से यूरिन में प्रोटीन, शुगर और यूरिन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। माँ को इसी कारण खासकर 32 हफ्ते पर एक खासा जाके डॉक्टर को मिलना आवश्यक है, और उस वक्त एक खासी सोनोग्राफी करानी भी अति आवश्यक है, क्योंकि 32 हफ्ते पर शुगर की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है और उस कारण कई बार डायबिटीज बढ़ जाती है, और इतनी भी बढ़ सकती है कि बच्चा अचानक पेट में खत्म हो जाए। बच्चा जो है
अगर उसको चीनी ज्यादा मिलेगी माँ की तरफ से, प्लेसेंटा की तरफ से, तो बच्चा ज्यादा खुराक खाएगा तो बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ेगा। तो वो बच्चा सिर्फ प्यारा सा गोल मटोल बच्चा ही नहीं होगा बल्कि गोल मटोल मोटा सा भी बच्चा होगा। तो बच्चे का जो आम तौर पे वजन होता है वो 3-3.5 किलो होता है और उसका बच्चे का वजन बढ़ के 4-4.5 किलो हो सकता है। 4.5 किलो के बच्चे का वजन बढ़ गया तो जरूरी नहीं है कि अगर माँ का नॉर्मल डिलीवरी का रास्ता, जो हड्डी पेल्विस का रास्ता है, वो बढ़िया हो, बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स बढ़िया खुले, तो भी वो कई बार नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बाहर नहीं आ पाता। डायबिटीज माँ में हर किस्म की, डायबिटिक मदर में हर किस्म की प्रसूति के दौरान, प्रसूति के पूर्व और प्रसूति के पश्चात इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। और यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी प्रीमैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटीज के साथ अगर ब्लड प्रेशर है तो वो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। डायबिटीज कई बार किडनी को इफेक्ट करती है जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। कई बार डायबिटीज की वजह से, यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पाइलोनेफ्राइटिस भी किडनी का हो जाता है और बुखार, तेज बुखार, पेशाब में जलन, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। ये तो परिस्थिति हुई। फिर बच्चे का देखिए ना, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई तो समय से पहले पैदा हो गया तो नर्सरी जाना पड़ा तो सांस की तकलीफ हो गई, सर्फेक्टेंट की प्रॉब्लम हो गई और पीलिया यानी प्रीमेच्योरिटी का जॉन्डिस की तकलीफ हो गई, आंखों पे रेटिनोपैथी की तकलीफ हो गई। ठीक है जी। यही बच्चा अगर ज्यादा गोल मटोल है और अटक गया तो उसको खींचतान में कई बार नस वगैरह, नर्व वगैरह खींच जाती है, जिसकी वजह से उनको हाथ जो होता है, जिसे कि पोर्टर्स टेप बोलते हैं, उसमें पैल्सी या पैरासिस हो सकता है। जो बच्चे को हाई शुगर की आदत है, जैसे ही वो बाहर आता है अचानक से उस बच्चे की शुगर गिर जाती है। तो माँ की हाई शुगर की वजह से भी बच्चे की शुगर कम हो जाती है कई बार। और कई बार ये जो शुगर बढ़ जाती है बच्चे में तो शुगर बढ़ी हुई नहीं होती, बच्चे की शुगर गिरती है क्योंकि माँ की शुगर हाई थी। तो बच्चा पैदा होते ही उसकी शुगर की टेस्ट होती है और उसको जरूरत पड़े तो शुगर पिलाई जाती है या ड्रिप दी जाती है। और उसके क्योंकि लंग्स देरी से मैच्योर होते हैं तो आमतौर पे उसको नर्सरी जाना पड़ता है अगर वो 38 हफ्ते से पहले पैदा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक माँ को या एक मतलब माता पिता में से किसी एक को अगर डायबिटीज है, ठीक है, तो मतलब 40% चांस है कि वो बच्चे को भी जेनेटिकली होगा। और अगर 2 को है तो 50% चांस है कि बच्चे को जेनेटिकली डायबिटीज होगी। और जो माँ खुद है, अगर उसको पहले से ही, प्रेगनेंसी से पहले से ही डायबिटीज थी तो बाद में भी डायबिटीज रहेगी। जो डायबिटीज के दौरान बढ़ गई थी, मतलब गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी। अगर हमें उसकी डायबिटीज आई ही प्रेगनेंसी में थी पहली बार 20 हफ्ते के बाद, तो आमतौर पे वो डायबिटीज 6 हफ्ते पे चली जाती है। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के 6 हफ्ते पर हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं देखने के लिए कि शुगर की कितनी लेवल्स हैं। अगर शुगर नॉर्मल है तो यानी कि डायबिटीज खत्म हो गई। जब डिलीवरी होती है तो हम आमतौर पे शुगर की सारी दवाइयां बंद कर देते हैं जब तक कि आपको इंसुलिन ना चल रहा हो, खासकर अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज थी। तो अब डिलीवरी हो गई, हमने इंसुलिन की लेवल्स बंद कर दी, तो अब हमको ये देखना है कि कोई बीच में टेस्ट करते रहना है कि कहीं शुगर ज्यादा तो नहीं है। अब आते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए। परिधि जी कह रही हैं कि मैम सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस के बारे में आप बताइए, इसमें क्या बेड रेस्ट की जरूरत होती? बिल्कुल जी, जो बच्चेदानी के मुंह जब ढीला हो जाता है तो बच्चेदानी के मुंह पे टाँका लगाना पड़ता है। इसको सर्वाइकल स्टिच, सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। आमतौर पे मैकडोनल्ड स्टिच करा जाता है या मॉडिफाइड मैकडोनल्ड करा जाता है। पहले शिरोडकर भी करते थे, मॉडिफाइड शिरोडकर स्टिच भी करते थे, पर अब मोटी मोटी बात यह है कि बेड रेस्ट अति आवश्यक है। चलिए, यदि आप सबको मेरी बातें सही लगी और आप सबको ये पसंद आई तो ढेरों लाइक्स की मैं उम्मीद करती हूँ इससे पहले कि मैं शो से बाहर जाऊं। यदि आपने लाइक्स दी हैं तो बताएं। यदि आपको शो पसंद आया तो प्लीज नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स दें, अपने प्रश्न पूछें और मुझे बताएं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले शुक्रवार को फिर आपके साथ जुमे की शाम को 6 बजे मुलाकात होगी। आपकी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा देवान। शब्बा खैर।